नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आपको देश की राजनीति के पैंतरे समझाने और देश और दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से, जो इन दिनों मुसीबत में है और ऊपर से राजनीति की मार अलग झेल रही है। बीते 2 दिनों से भारी बारिश की वजह से मायानगरी मुंबई की रफ्तार थम गई है। आसमान से बरस रही आफत ने मुंबई में न सिर्फ सड़क पर आपातकाल लगा दिया है, बल्कि रेल और हवाई यातायात का टाइम टेबल भी बिगाड़ दिया है। पानी में डूबी सड़कों पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बारिश के चलते न सिर्फ लोकल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बल्कि कई एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कई को कैंसिल करना पड़ा है। विमान सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कई देरी से उड़ रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुंबईकरों का हाल बेहाल कर दिया है। हाई टाइड के चलते जुहू बीच पर लोगों को तेज लहरों से दूर रहने का अलर्ट जारी हुआ, जिसके चलते जो बीच सैलानियों और मुंबई वासियों से खचाखच भरा रहता था, वो सुनसान नजर आने लगा। मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जगह जगह इतना पानी भर गया है कि सड़कों पर निकलना तक लोगों के लिए मुश्किल हो गया। सड़कों पर कमर तक भरे पानी में लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। गड्ढे और मैनहोल हादसों का सबब बन रहे हैं। मंगलवार को कई जगह बीच सड़क पर गाड़ियां खराब होने से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी लंबा जाम लगा और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। 2005 की बारिश से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, जिसके चलते एक बार फिर बारिश मुंबई वासियों के लिए मुसीबत बन गई। कई निचले इलाके जैसे हिंद माता, दादर, सायन, माटुंगा, चेंबूर, घाटकोपर, परेल, कुर्ला, अंधेरी, मलाड, जोगेश्वरी, पालघर और नाला सुपारा जैसे उपनगर पानी में डूबे हुए नजर आए। हर तरफ कमर तक पानी भरा नजर आया। इन सभी इलाकों में सड़कें इस समय दरिया जैसी नजर आ रही हैं। बारिश के जरिए से पानी सब भर गया है, घरों में पानी जा रहा है। सामने पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के अंदर भी पानी घुस गया है। पानी आने जाने की दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक को जो चाहिए, नाली साफ सफाई करनी चाहिए, वो पहले से नहीं करता। मौसम के आने के पहले वो तात्कालिक करना चाहते हैं। जब तक जितने उसको नुकसान होना होता है, वो पूरा उसको नुकसान ही हो जाता है। पानी में डूबे दादर और परेल इलाके का एरियल व्यू आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। हालत कितने बदतर हो चुके हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें पानी में जहां तहां फंसे लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। भारी बारिश के चलते भिवंडी बाईपास से ठाणे को जोड़ने वाले साकेत ब्रिज में दरार पड़ी नजर आई। बावजूद इसके शासन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं गया। भारी वाहन इसी पुल से होकर गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल में पड़ी इस दरार के चलते साकेत ब्रिज पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिससे भारी जाम लगा। मुंबईकरों की मुसीबत इतनी ही नहीं है, भारी बारिश के चलते डब्बा वालों को अपनी सर्विस बंद करनी पड़ी, जिससे एक बड़े वर्ग के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। मूसलाधार बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। सड़कों से लेकर रेल ट्रैक पर सैलाब आ गया। बारिश के चलते आम से लेकर खास तक हर कोई बेहाल है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी इस मुसीबत से बच नहीं सके। उनको भी मुंबई की बारिश ने जूते उतारने पर मजबूर कर ही दिया। सूबे में भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने के लिए बीजेपी प्रवक्ता को अपने जूते उतारने पड़ गए। संबित पात्रा की जो तस्वीर अब सामने आई है, उसमें वो एक हाथ में छतरी, दूसरे हाथ में अपने जूते लिए नजर आ रहे हैं। रेनकोट पहने संबित पात्रा को मुंबई में पार्टी दफ्तर तक पहुंचने के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ी। भारी बारिश के चलते दरिया बनी मुंबई में जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री के रवैये ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। मुंबई में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए सीएम फडणवीस के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने स्कूल बंद किए जाने के फैसले से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मर्जी से स्कूल बंद किए हैं, जबकि सरकारी स्कूल खुले हैं। विनोद तावड़े ने कहा कि स्कूल बंद किए जाने की जरूरत है ही नहीं। मुंबई में इतना पानी नहीं भरा है कि स्कूलों को बंद करना पड़े। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज स्कूलों को छुट्टी नहीं दी है, क्योंकि पानी, बारिश तो हो रही है लेकिन पानी बह भी रहा है, और इसलिए इन सब बातों का विचार करते हुए मुझे लगता है कि प्रशासन उस पर निर्णय कर रही है। उनके नाम में ही विनोद है, वो विनोद करते रहते हैं। नागपुर के बंद दरवाजे के केबिन में बैठ के उनको मुंबई के हालात का पता ऐसे ही चल जाता है। जब पूरी मुंबई डरी हुई है, लगातार बारिश हो रही है, समंदर का पानी भर्ती की वजह से अंदर आ रहा है, और ये कहते हैं कि कोई धोखा नहीं है। आम मुंबईकर को भी समझ में आता है, जब तेज बारिश गिरती है और समंदर का पानी, समंदर की भर्ती जब आती है, तब मुंबई के हाल खस्ता होते हैं, यानी हर आदमी परेशान हो जाता है।
मुझे लगता है कि ये सरकार कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेती, हर चीज का अपना अपना मजाक बना देती है। ये भी एक मजाक के तौर पे देखा जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर किसी की जान जाती है तो पहले जिम्मेदार विनोद तावड़े को घेरना चाहिए। और अब बात दिल्ली की, जहां पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर जंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कुछ मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी में मतभेद बरकरार है, जिसके चलते ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। इस बार दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को फिर से स्पष्ट करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। दरअसल दिल्ली सरकार के ऐतराज के बावजूद उपराज्यपाल ने 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की डायरेक्टर सौम्या गुप्ता की जगह संजय गोयल को डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि दिल्ली सरकार का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उसका है और एलजी मनमानी कर रहे हैं। वहीं एलजी अनिल बैजल का कहना यह है कि सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन पर गलत बयानी कर रहे हैं। अभी कोर्ट की रेगुलर बेंच इस बारे में सुनवाई करेगी, जिसके बाद ही फैसले पर पूरी तरह से स्पष्टता आ पाएगी। उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय के 2015 के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग अपने अधिकार क्षेत्र में होने की बात कही है। बिहार से एमपी तक छेड़खानी की घटनाओं पर राजनीति भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सियासी गलियारों की कुछ और अहम खबर। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। सुमित्रा ने पत्र में सांसदों से सहयोग की अपील की है। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने को लेकर 10 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी विभाग को सीसीटीवी पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में करीब 200 झील बनाई जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट से रिपोर्ट मांगी गई है। केजरीवाल ने 70 और बोरिंग शुरू करने की बात कही है, जिससे दिल्ली को 70 MGD पानी और मिलेगा। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से अभिभावक खुश बताए जा रहे हैं। एसोचैम के एक सर्वे में अभिभावकों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की तारीफ की है। बिहार में बेटियां महफूज नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। जो शर्मनाक तस्वीरें बार बार सूबे से सामने आ रही हैं, वो नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ा रही हैं। ताजा मामला नालंदा का है, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों से साफ है कि 2 लड़के एक लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़की चीख चिल्ला रही है। बाद में लड़की किसी तरह से इन दरिंदों के चुंगल से बच निकलती है। परिजनों के मुताबिक पीड़ित लड़की को जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि जान पहचान के ही एक युवक ने उसे एक घर में बुलाया, जहां पर पहले से ही 3 युवक मौजूद थे। उसमें से 2 युवक जबरदस्ती युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर युवक उसके साथ रेप भी करना चाहते थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें मुख्य आरोपी जो है वीडियो निकालने वाला जो सरपंच का बेटा है, दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अक्यूज्ड इसमें बाकी है। इसमें पॉक्सो के तहत जो है दायरा लगाया गया है और बहुत जल्दी इसको चार्जशीट करके इसको डे टू डे ट्रायल में। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार इस तरह की तस्वीरों से शर्मसार हुआ है। इससे पहले जहानाबाद में भी लड़की से दिन दहाड़े छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया था। सरेआम 6 युवकों ने एक लड़की को दबोचकर उसके कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वहीं छपरा के एक स्कूल में छात्रा से गैंगरेप मामले में राज्य महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की और उसका बयान दर्ज किया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक उसके साथ एक दिन में 18 लोगों ने दरिंदगी को अंजाम दिया, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, 2 टीचर्स और स्कूल के 15 छात्र शामिल हैं। इसके बाद महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और स्कूल प्रबंधन का पक्ष सुना। लड़की बोली कि हमारे साथ बारी बारी से एक दिन में
15 लड़का किया, 2 टीचर किया, 1 प्रिंसिपल किया। जांच होगा, जांच में जो निकलेगा गलत होगा तो सजा होगा ही, कोई बरी नहीं होगा। अभी डीएसपी साहब आए हैं, इनको हम कहे हैं कि इसको बढ़िया से जांच कीजिए, इसमें कहीं लापरवाही नहीं होना चाहिए। और बात मध्य प्रदेश की, जहां की राजधानी भोपाल में मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं आया। इस पर सियासत गर्माती जा रही है और मध्य प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में है। रविवार को भोपाल के पिपलानी इलाके में 2 बच्चियों से बाइक सवार ने छेड़खानी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। बाइक सवार युवक ने 11 साल और 9 साल की बच्ची का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। हालांकि लड़कियों ने इस लफंगे को दांत से काटकर अपना हाथ छुड़ाया और बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर भाग पाई। बताया जा रहा कि यही बाइक सवार शख्स अब तक कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है, लेकिन पुलिस अब तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। विपक्षी पार्टियों ने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और एमपी पुलिस पर निशाना साधा है। 2 महीने से ये घटनाएं घट रही हैं। 2 महीने पहले भी कंप्लेंट की गई थी और अभी भी लगातार कंप्लेंट हो रही है। 15 से 20 परिवार की बच्चियों के साथ उसने छेड़छाड़ की, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं जागी है। ऐसा लगता है कि पुलिस सो रही है और पुलिस का खौफ बदमाशों के ऊपर से हट गया है। चलिए अब बात करते हैं मिशन 2019 को लेकर योगी सरकार के बड़े दाव की। यूपी कैबिनेट ने कुम्हार समुदाय के लिए एक खास आयोग बनाने को मंजूरी दे दी है। इसका नाम माटी आयोग रखा गया है। इंडिया न्यूज ने 1 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि योगी सरकार माटी आयोग बनाने जा रही है और आज हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। माटी आयोग में 12 सदस्य होंगे, जिसे सरकार नामित करेगी। ये आयोग यूपी के कुम्हारों, मूर्तिकारों और कलाकारों के लिए काम करेगा। माटी आयोग बनाने के पीछे यूपी सरकार का मकसद कुम्हार के वोट बैंक को अपने पाले में करना है, जिनकी यूपी में आबादी करीब 3% है। माटी आयोग तो एक बहाना है, कुम्हारों का वोट बैंक असली निशाना है। उत्तर प्रदेश सरकार माटी आयोग के जरिए कुम्हारों के वोट बैंक को साधने में जुटी है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कुम्हारों की संख्या 2.5 से 3% है और ये वोट के लिहाज से कम नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी टीम के अप्रेजल करने का नया तरीका निकाला है, ये भी दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और अहम खबरों पर। बिहार के भागलपुर के परबती में शादी के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 मकान ढह गए। हरियाणा के पलवल में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। अब वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। जमीन विवाद में इस महिला को पेड़ से बांधकर लोगों ने बुरी तरह से पीटा। आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल की इमरजेंसी में नशे में धुत युवकों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद डॉक्टर डरे हुए हैं। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। राजस्थान के उदयपुर में एक दहेज लोभी दूल्हे को दुल्हन ने बैरंग लौटा दिया। हिरमरगढ़ी इलाके में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने दहेज की डिमांड कर दी, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से भी इनकार कर दिया। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने अपनी पार्टी के सचिवों से हर एक काम का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी ने संगठन में कई नए चेहरों को मौका दिया और उन्हें सचिव बनाया। अब इन सचिवों को अपने काम का हिसाब देना होगा। हर महीने कांग्रेस सचिवों को परफॉर्मा भरकर राहुल गांधी को भेजना होगा। सचिवों को बताना होगा कि 1 महीने के दौरान उन्होंने कितनी बैठकें की। सचिवों को तारीख के साथ बताना होगा कि उन्होंने कहां कहां दौरा किया। परफॉर्मा में ये भी बताना होगा कि कितने धरना प्रदर्शन में वो शरीक हुए और शामिल हुए। सचिवों को ये भी दर्शाना होगा कि उन्हें मीडिया में कितनी जगह मिली। हर महीने की 10 तारीख तक सचिवों को ये परफॉर्मा भेजना होगा। कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस में बड़े फेरबदल किए। ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं को ज्यादा तरजीह दी गई, ज्यादा काम में उनको आगे किया गया। लेकिन अब राहुल गांधी स्वयं चाहते हैं कि चाहे वो युवा हो या कोई और हो, जितने भी लोगों की नई भर्ती हुई है वो सब अपना काम ठीक से करें। इसलिए ये परफॉर्मा बनाया गया है, जिससे आकलन होगा कि आखिर लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबर का, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बार चुनाव में किसान फिर बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं। सूबे में किसानों की बदहाली और खुदकुशी का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर शिवराज सरकार मुश्किल में है। सूबे के उज्जैन और सागर से किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आए हैं, तो वहीं हरदा में एक किसान ने खुदकुशी की धमकी दे डाली।
उज्जैन में जहां 1,60,000 का कर्ज किसान की खुदकुशी की वजह बना, तो वहीं सागर में भी 1 लाख का कर्ज न चुका पाने की कसक एक किसान की जान की दुश्मन बन गई। वहीं हरदा में अपनी फसल मंडी में बेचे जाने के बावजूद उसके दाम न मिलने से परेशान किसान ने आत्महत्या की धमकी दे डाली। ये 3 तस्वीरें किसानों को लेकर शिवराज सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। बात आंकड़ों की करें तो सूबे में हर 8 घंटे में एक किसान ने आत्महत्या की है। 2016 में किसानों की आत्महत्या में 2.4% की बढ़ोतरी हुई थी। 2017-18 में भी यही सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। किसानों की बदहाली की एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से ही सामने आई, जहां तस्वीर शाजापुरा की है और शिवराज सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत को सामने रखती है। यहाँ एक गरीब किसान बैल की जगह खुद हल में जुटा हुआ नजर आया। उसका बेटा भी इस काम में उसकी मदद कर रहा है। इस किसान के पास इतना पैसा नहीं कि वो जुताई के लिए एक बैल का इंतजाम कर सके। इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे में किसानों को लेकर जो वादे किए गए और जो दावे हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल के दौरान आतंकियों की शामत भी दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। पुणे में सेल्फी के चक्कर में 2 लड़कियां नदी में डूब गई। दरअसल इंद्रायणी नदी के किनारे 3 लड़कियां साथ खड़े होकर सेल्फी ले रही थीं, तभी तीनों गिर गई। एक लड़की को बचा लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में कुछ लड़कों ने दलित युवक की पिटाई कर दी। युवक का आरोप है कि पुलिस वाले ने भी उसे भला बुरा कहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 48 घंटे के अंदर गैंगरेप का दूसरा मामला सामने आया है। अब बिजावर इलाके में 4 युवकों ने 15 साल की लड़की के साथ रेप किया और जंगल में फेंक कर फरार हो गए। यूपी के सीतापुर में पीएसी में दरोगा के लिए चल रही भर्ती दौड़ में 7 महिला कैंडिडेट बेहोश होकर गिर गईं। तेज धूप में दौड़ने की वजह से ये महिलाएं कश खाकर गिर गई थीं। बिहार के दरभंगा के एक निजी स्कूल में टीचर की अश्लील करतूत सामने आई है। ये टीचर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़खानी करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां सियासी उठापटक के बाद सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन आतंकियों के सफाई का काम जारी है। घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों के लिए काल बनता जा रहा है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुई भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान एक जेसीओ समेत सेना के 2 जवान भी घायल हुए। मारे गए आतंकियों में एक जैश मोहम्मद का और 2 स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। ये आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ की खबर फैलते ही शोपियां और पुलवामा में अलग अलग जगहों पर आतंकी समर्थक हिंसा पर उतर आए। उन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में 6 लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने शोपियां में सभी कॉलेजेस में छुट्टी घोषित करने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। दरअसल सुरक्षा एजेंसीज ने अपना पूरा शतक यानी करीबन 101 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। कश्मीर घाटी में पिछले 7 महीनों के अंदर रमजान के बाद सीजफायर वॉल्यूशन यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन शुरू था, लेकिन अब जिस तरीके से आज शोपियां में इनकाउंटर हुआ उसके बाद ये आंकड़ा 101 पहुंच गया है। हालांकि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न है युवाओं का। जी हां, युवाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसीज भी बहुत ज्यादा चिंता में है, क्योंकि अब तक करीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और करीबन 82 से ज्यादा युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इस आंकड़े की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 128 था। बस पिछले 6 महीने में यह आंकड़ा 82 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज का मानना है कि लगातार यूथ या फिर युवा वापस आने के लिए राजी भी हैं और लगातार उनका परिवार उनको मनाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं कश्मीर घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट के बीच आतंकियों की एक नई चाल सामने आई है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आतंकी संगठन अब नए सिरे से हथियार लिए कश्मीरी आतंकियों की तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में जो आतंकी दिखाए जा रहे हैं वो पुराने हैं, लेकिन इन्हें नई ज्वाइनिंग बताकर आतंकी संगठन वायरल कर रहे हैं। इसके पीछे आतंकी संगठनों का मकसद ये है कि वो युवा पीढ़ी को ये संदेश दे सके कि नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब बात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नशीली साजिश। सरहद पार से घुसपैठ नाकाम होने और कश्मीरी घाटी में लगातार आतंकियों की गिनती कम होने से आईएसआई और आतंकी आका बौखलाए हुए हैं। इसलिए अब कश्मीर घाटी में नशे के कारोबार के जरिए आतंकवाद फैलाने की साजिश रची जा रही है और इसे नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान से कश्मीरी युवाओं को अफीम की खेती करने के लिए पूरी मदद दी जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि अफीम कैसे उगाना है और इसे कहां बेचना है।
इतना ही नहीं, सीमा पार से हेरोइन और दूसरे ड्रग्स की सप्लाई करके कश्मीर की युवा पीढ़ी को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। तंगधार, उड़ी, कुपवाड़ा समेत 12 रूट से पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। इस साल अब तक 100 करोड़ के नशे की खेप सरहद पर पकड़ी जा चुकी है। भारत सरकार भी मान रही है कि पाकिस्तान ने नार्को टेररिज्म का रास्ता अख्तियार कर लिया है। पहले से ही हमारा काम चलता है, एनसीबी के माध्यम से हम नियंत्रण करते हैं, राज्य सरकारों को भी सूचना देते हैं और वहां की तैनात जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी कई बार ऐसे पदार्थों को पकड़ा है, जब्त कर पुलिस केसेस की है। घुसपैठ नाकाम होने और ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाए पाकिस्तान नया हथकंडा अपनाया है और अब नार्को टेररिज्म के जरिए कश्मीरियों को नशे में डुबाए रखने की नई साजिश रची है, जिसे सुरक्षा बल नाकाम करने में लगे हैं। चलिए बात चीन की, जो भारतीय सीमा पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोकलाम विवाद के बाद भी चीनी सेना गाहे बगाहे भारतीय सरहद में घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। खुफिया सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक चीनी सेना ने मई के महीने में 15 दिनों के अंदर 15 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 15 मई से 31 मई के बीच में सरहद पर कई इलाकों में 15 बार घुसपैठ की। चीनी आर्मी ने लद्दाख के ट्रिंग हाइट्स में 4 बार घुसपैठ की। 18, 22, 27 और 30 मई को ट्रिग हाइट में चीन के सैनिक घुसे। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों और पीएलए के सैनिकों में कहासुनी भी हुई। लद्दाख के ही डेप्सांग में भी पीएलए ने 4 बार घुसपैठ की हरकत की। 23, 25, 28 और 31 मई को चीनी सैनिक डेप्सांग में घुसे। मौजूदा समाज में इमोशनल या इंटरपर्सनल क्राइसिस अक्सर देखी जाती है। तो जो मानसिक रोगी नहीं है लेकिन इमोशनल क्राइसिस में है, उन क्लाइंट्स को क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट में सेवाएं दी जाएंगी, उनको वहां रखकर। एहबाज की गवर्निंग बॉडी ने टूटे रिश्तों के इलाज के लिए खास व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। यहां पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच टूटते रिश्तों का इलाज होगा। साथ ही मां बेटा, पिता पुत्र, सास बहू के रिश्तों में दरार आने पर भी यहां इलाज कराया जा सकेगा। इस खास इलाज के लिए एहबाज में एक नई यूनिट बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट यानी CIU। इस खास यूनिट में शुरुआत में 5 बेड का इंतजाम किया जाएगा। 3 महीने तक ये प्रोजेक्ट ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। ट्रायल में कामयाबी मिलने के बाद टूटे रिश्तों के इलाज के इस प्रोजेक्ट को आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एहबाज के डॉक्टर्स का कहना है कि CIU में घर जैसा माहौल देकर भावनात्मक सपोर्ट दिया जाएगा। CIU वार्ड में भर्ती लोगों की लगातार काउंसलिंग भी की जाएगी। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए टीम में मनोचिकित्सक से लेकर मनोवैज्ञानिक तक होंगे। साथ ही रिश्ते सुधारने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। मेनली काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से, प्लस जो उनकी अगर फैमिली थेरेपी की, फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है तो फैमिली मेंबर्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करके उस तरह की, और दवाइयां जितनी भी मिनिमम जरूरत है वो दवाइयां सिर्फ मिनिमम दी जाएंगी। इस तरह का प्लान है। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज समलैंगिक संबंधों पर सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज इस बात पर बहस हुई कि क्या समलैंगिक संबंध अपराध है या नहीं। दरअसल देश में इंडियन पीनल कोड की धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देती है। देश के कई समलैंगिक अधिकार संगठन और लोग इस धारा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ नास फाउंडेशन नाम के NGO ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक बार फिर से समलैंगिकता को अपराध बताया। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी जा रही है कि रिश्तों के लिए पार्टनर चुनना मौलिक अधिकार है और धारा 377 से इस अधिकार का हनन होता है। Very good. Let the hearing go on. Let's see what happens at the end. Then you come again. I don't think that upset the judgment. After it's a review, please. The review में you can't argue the whole thing over again. Review is not a second appeal. दुनिया के कई देशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता हासिल है, जबकि भारत में इसका विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि समलैंगिकता एक बीमारी है। कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन इसको हम सामान्य नहीं मान सकते। और इससे जो आज इसकी जो
हवा बनाई जा रही है। ये अमेरिका का साजिश है, क्योंकि वहां खूब पैसा खर्च होता है। संलग्न की जो गे बार्स बनते हैं और उसमें लड़कों बच्चों का दुरुपयोग होता है। एशिया में, बैंकॉक में, कोलंबो में, ऐसे कई जगहों में सारा शहर को दूषित कर दिया है। तो मैं तो डट के विरोध करूंगा। बुराड़ी मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं बाकी दुनिया का। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण ने उन 6 नेताओं के नाम का खुलासा किया है जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। इन 6 लोगों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान भी शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मई की ब्रेक्जिट रणनीति की वजह से अब सरकार की कैबिनेट में मतभेद खड़ा हो गया है। पीएम थेरेसा की नीति के विरोध में ब्रेक्जिट मंत्री डेविस, जूनियर ब्रेक्जिट मंत्री स्टीव बेकर के बाद विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इंडोनेशिया के बाली बंदरगाह पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से दर्जनों नौकाएं जलकर खाक हो गईं। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वेडिंग फोटोशूट वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन एक हादसे में बाल बाल बच गए। दोनों एक पेड़ के पास बैठकर एक दूसरे की लव स्टोरी सुना रहे थे। इसी दौरान पेड़ की भारी भरकम डाल टूटकर गिरने लगी। वक्त रहते दोनों पेड़ के नीचे से हट गए, वरना उनकी जान जा सकती थी। और अब बात दिल्ली के बुराड़ी कांड की, जिस भाटिया परिवार के 11 लोगों की मौत की गुत्थी अभी तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरी तरह से नहीं सुलझा पाई है। इंडिया न्यूज के पास उसी बुराड़ी कांड का सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। इंडिया न्यूज के पास भाटिया परिवार के रजिस्टर के वो तमाम पन्ने हैं जो इस केस की एक एक कड़ी खोलने में मददगार साबित हो सकते हैं। आखिर इस रजिस्टर के तमाम पन्नों में क्या लिखा है, वो बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हारी बड़ी तपस्या प्रगति पर है। ईश्वर इस बात से खुश है कि 11 बंदे एक भावना और एक लाइन में खड़े हों। ये तपस्या बड़ी बड़ी तपस्या का हल है। बंधन बांधने का काम एक बंदे का हो, गले में बांधने का काम एक व्यक्ति का हो। आज और कल मां को छोड़कर सब खड़े होकर करो। बंधन मजबूत हो, जाल पर 9 बंदे खड़े हों। बेबी को मंदिर की चौखट पर खड़ा करें, छोटे स्टूल पर खड़ी रहे। रजिस्टर के दूसरे पन्ने पर लिखा है कि जाप 5 से 15 मिनट का हो सकता है। आंखों की पट्टी चौड़ी करो। मुंह में गीली पट्टी की व्यवस्था करो। नहीं कर सकते तो मुंह पर डॉक्टर पट्टी लगाना है। ये तैयारी 5 से 7 मिनट पहले कर सकते हो। ये उपाय शनि, रवि के लिए करने हैं। 10 बजे के बाद रोटी बाहर से मंगवाकर मां को सबको रोटी अपने हाथ से खिलानी। मां को खाने का लाड़ मत करना। दुकान बढ़ाकर जब भूखी आए फिर खाना खाओ। 1 बजे के आसपास करो। आगे ये भी लिखा है कि हाथ पैर बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग कर सकते हो। मां का ध्यान रखो। ईश्वर का ध्यान करना कि 11 बंदे एक साथ हो। बड़ तपस्या में घबराना नहीं। धरती हिले या फिर आकाश हिले, ये भ्रम पैदा करती है। ये तपस्या के लिए सहायक हो। शिष्या से रेप के आरोप में फंसे दाती महाराज पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ दाती के खिलाफ दिल्ली की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तो वहीं राजस्थान में भी उसके खिलाफ 3 स्तर पर जांच चल रही है। राज्य महिला आयोग को दाती के खिलाफ जांच के दौरान भारी गड़बड़ियां मिली हैं, जिनकी वजह से पाली का दाती आश्रम शक के घेरे में है। आयोग की रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं, दाती महाराज के लिए उनका जवाब देना मुश्किल हो सकता है। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने दाती आश्रम में मिली अनियमितताओं के बाद पाली कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच करने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में दाती के मामले में कल सुनवाई होगी। यह केस सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। महिला आयोग को दाती के आश्रम में जो गड़बड़ियां मिली, उसके मुताबिक जो 4 बड़े खुलासे हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पाली के आलावास गांव स्थित दाती आश्रम में 18 जून को राज्य महिला आयोग की टीम ने निरीक्षण किया था और जांच के दौरान खुलासा हुआ कि छुट्टियों के दिनों में लड़कियों को आश्रम के हॉस्टल से ले जाने और वापस छोड़ने वालों के नाम पते गलत होते थे, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। दूसरा खुलासा यह हुआ कि कई लड़कियों के एडमिशन फॉर्म में माता पिता और केयर टेकर के नाम पते गलत दर्ज किए गए थे।
आश्रम में 3 स्कूल और 1 कॉलेज चल रहा है। इसके अलावा आश्रम में निरीक्षण के दौरान 80 अनाथ बच्चियां भी मिली। इनमें ज्यादातर उदयपुर से लाई गई थी। वहीं जांच के दौरान आयोग की टीम को छात्राओं की संख्या 153 बताई गई, जबकि गिनती करने पर 253 छात्राएं मिली। इनमें किसी के भी दस्तावेज पूरे नहीं थे। अगर आप बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस पकड़कर चालान कर देती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद जिले में पुलिस की गाड़ियां धड़ल्ले से बगैर इंश्योरेंस की चल रही हैं। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी से ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। मुरादाबाद पुलिस ने खुद जवाब दिया है कि यूपी 100 वाली गाड़ियों का बीमा नहीं करवाया गया है। बिना बीमे के गाड़ियां चलाना दंडनीय अपराध है, लेकिन लगता है कि यूपी पुलिस को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दरअसल आरटीआई के जवाब में पुलिस ने बताया है कि यूपी 100 के तहत मुरादाबाद में 80 गाड़ियां हैं। जब आरटीआई में पूछा गया कि इन गाड़ियों का बीमा करवाया गया है या नहीं, तो जवाब दिया गया कि पुलिस वाहन का बीमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि सरकारी वाहन सरकार की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसका बीमा कराने की जरूरत नहीं। मैंने जो डायल 100 चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बारे में पूछा था कि उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन और उसके इंश्योरेंस कराए गए हैं उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। तो उनके द्वारा जो सूचना दी गई उसमें यह बताया कि जो सरकारी वाहन है जितने भी पुलिस के हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो कराया जाता है पर इंश्योरेंस नहीं कराया जाता। जानकारों का कहना है कि गाड़ी सरकारी हो या निजी, मोटर व्हीकल्स एक्ट सभी पर एक समान लागू है। जिस पुलिस पर मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करवाने और उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार है, वही पुलिस कानून का उल्लंघन करे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। एक डिग्री की वजह से महिला क्रिकेटर की डीएसपी की नौकरी चली गई। जी हां, भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पंजाब पुलिस में डिप्टी एसपी के तौर पर तैनात हरमनप्रीत को फर्जी डिग्री की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्रिकेट में बेहतरीन योगदान के लिए पंजाब सरकार ने हरमनप्रीत को डीएसपी का पोस्ट दिया था। इसी साल 1 मार्च को हरमनप्रीत ने डीएसपी पद पर ज्वाइन भी कर लिया। इस दौरान हरमनप्रीत ने जो सर्टिफिकेट दिए उसकी जांच पंजाब पुलिस ने करवाई। जांच के दौरान पाया गया कि हरमनप्रीत की ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है। हरमनप्रीत ने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करने की डिग्री जमा की थी। पंजाब पुलिस का कहना है कि हरमनप्रीत की क्वालिफिकेशन अब सिर्फ 12वीं की रह गई है और इस योग्यता के आधार पर उन्हें सिपाही की ही नौकरी मिल सकती है। हालांकि हरमनप्रीत कौर के मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि इसी ग्रेजुएशन की डिग्री पर हरमनप्रीत ने रेलवे में नौकरी की थी, तब सवाल क्यों नहीं उठे। और अब फटाफट देख लेते हैं कुछ और जरूरी खबरें। यूपी की राजधानी लखनऊ में शातिर चोरों ने मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर हजारों रुपए समेत मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के हापुड़ में मदरसे में एक छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा से 2 युवकों ने गैंग रेप किया और फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के महोबा में एक युवक ने पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसके हाथ से रोटी जल गई थी। मामला चरखारी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। गाजियाबाद के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में महिला मरीज को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ, लिहाजा महिला जमीन पर रेंगती हुई अस्पताल पहुंची। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सूबे की स्वास्थ्य महकमे पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यूपी के देवरिया में एक डॉक्टर ने इलाज के दौरान महिला के साथ छेड़खानी की। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब आपको दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड का दीदार करवाते हैं। ये द्वीप इतना छोटा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। टीवी पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड की है। ये आइलैंड न्यूयॉर्क के एलेक्जेंड्रिया के पास स्थित है। इस आइलैंड में महज एक घर और एक पेड़ है। दुनिया के करीब 2000 आइलैंड में से इस सबसे छोटे आइलैंड का नाम जस्ट रूम इनफ है और इसकी साइज सिर्फ 3300 स्क्वायर फीट। साइज के हिसाब से देखें तो यह आइलैंड एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। जस्ट रूम इनफ आइलैंड इतना छोटा है कि घर के एक कोने से दूसरे से शुरू होकर दूसरे कोने पर खत्म हो जाता है। साल 1950 में इस आइलैंड को एक परिवार ने खरीदा था और यहाँ एक छोटा सा घर बनाने के साथ एक पेड़ लगवा दिया। अब यह आइलैंड दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन गया है। बात करते हैं कैंसर से जूझ रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की। सोनाली इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी का इलाज करवा रही हैं। इलाज की प्रक्रिया के दौरान सोनाली को अपने लंबे बाल कटवाने पड़े हैं। उन्होंने बाल काटे जाने के समय का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।